हेलो फ्रेंड्स, यह है ऑडियो बुक गैंग। किताबें जो कानों से उतरकर दिल में बसती हैं। हर एपिसोड में एक नई कहानी, एक नया नजरिया, सिर्फ आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं एक्सीलेंट एट एनीथिंग बाय जिम गोम्स और टोनी स्वर्ट्स की किताब के बारे में। सुबह की पहली किरण खिड़की के शीशों पर हल्की सी दस्तक दे रही थी। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। सिर्फ पंखे की धीमी आवाज और घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रोहित अपनी पुरानी वुडन चेयर पर बैठा, हाथ में कॉफी का मग लिए सामने रखी किताब को घूर रहा था। किताब का नाम था एक्सीलेंट एट एनीथिंग और यह पहली बार नहीं था जब उसने इसे पढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन आज कुछ अलग था। शायद यह मौसम का असर था, या शायद उसका थक चुका दिमाग किसी क्लैरिटी की तलाश में था। पिछले कुछ महीनों से रोहित की जिंदगी एक ही ट्रैक पर चल रही थी। मोर बिगर फास्टर। हर सुबह उसकी टू डू लिस्ट लंबी होती जाती। डेडलाइंस कभी खत्म नहीं होती और वीकेंड्स काम के बोझ तले दबे हुए होते। वह अक्सर खुद से पूछता, क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूं या बस एक ट्रेड मिल पर भाग रहा हूं? लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। आज उसने ठान लिया था कि वह इस किताब को पढ़ेगा और शायद इससे कुछ आंसर्स मिल जाए। उसने किताब खोली और पहला लेसन पढ़ना शुरू किया। शिफ्ट फ्रॉम मोर बिगर फास्टर टू सस्टेनेबल परफॉर्मेंस। हम यह क्या है? उसने खुद से बड़बड़ाते हुए पढ़ना जारी रखा। किताब में लिखा था कि मॉडर्न वर्क प्लेसेस में कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी की डिमांड ने बर्न आउट को बढ़ावा दिया है। अगर हम खुद की वेल बीइंग को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो हम लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। सस्टेनेबल परफॉर्मेंस ही सही तरीका है, न कि सिर्फ स्पीड या वॉल्यूम पर फोकस करना। बढ़ते पढ़ते रोहित ने अपनी कॉफी का एक सिप लिया और आंखें बंद कर ली। अचानक उसे पिछले महीने का वह दिन याद आया जब उसकी प्रेजेंटेशन की डेडलाइन थी। उसने रात भर काम किया था, लगभग 3 घंटे सोया और अगले दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन दिया। यहाँ उसे तारीफ मिली थी, लेकिन उसके पीछे छुपी एग्जॉस्टन किसी ने नहीं देखी। क्या यही मेरी जिंदगी है? उसने खुद से पूछा। किताब पढ़ते हुए उसने महसूस किया कि यह लेसन सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं था, बल्कि उसकी पूरी लाइफ पर अप्लाई होता था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने दोस्तों को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, कैसे जिम की मेंबरशिप लेने के बाद एक बार भी वहां नहीं गया, और यहाँ तक कि अपनी माँ के कॉल का जवाब देने में भी उसे समय लग जाता था। किताब ने उसे पॉज करने पर मजबूर कर दिया। उसमें एक लाइन लिखी थी, टेक अ स्टेप बैक एंड आस्क योरसेल्फ, इज द लाइफ यूर बिल्डिंग वर्थ द कॉस्ट? यह सवाल सीधे उसके दिल को छू गया। उसने किताब को बंद किया और बालकनी में चला गया। बाहर हल्की धूप थी और उसके सामने पार्क में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। उनकी एनर्जी देखकर उसे कुछ सी जलसी हुई। वह सोचने लगा कि बच्चे कितने फ्री और हैप्पी लगते हैं। उन्हें किसी डेडलाइन, किसी रेस की परवाह नहीं होती। पर मैं तो बच्चा नहीं हूं, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। मुझे काम करना है, पैसे कमाने हैं, फ्यूचर सिक्योर करना है। लेकिन फिर उसके अंदर एक दूसरा सवाल उठा, क्या फ्यूचर सिक्योर करने के चक्कर में मैं अपना प्रेजेंट खो रहा हूं? रोहित ने बल्क में खड़े खड़े एक डिसीजन लिया। उसने सोचा कि वह अपने दिन को कुछ बैलेंस करेगा। वह अपनी प्रोडक्टिविटी और वेल बीइंग के बीच हार्मोनी बनाने की कोशिश करेगा। उसने खुद से एक प्रॉमिस किया कि आज का दिन कुछ अलग होगा। वापस कमरे में आकर उसने किताब को फिर से खोला। उसने पढ़ा कि सस्टेनेबल परफॉर्मेंस का मतलब है अपने एनर्जी लेवल्स को मैनेज करना। यह सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं, बल्कि इमोशनल और मेंटल एनर्जी का भी बैलेंस है। उसने खुद से पूछा, मैंने अपनी इमोशनल एनर्जी जी को कब रिचार्ज किया था? उसका जवाब उसे खुद ही पता था। बहुत समय पहले शाम को रोहित ने अपने पुराने दोस्त अंशुल को कॉल किया। वो वही अंशुल था जिसके साथ वह कॉलेज के दिनों में घंटों बातें करता था। लेकिन पिछले 3 सालों में उनकी बात बस फेस्टिवल्स या बर्थडेज तक सीमित हो गई थी। अरे रोहित, तूने कॉल कैसे कर लिया भाई? अंशुल की आवाज में सरप्राइज था। बस यार, रैंड सोचा बात कर लो। कैसे हो? ठीक हूं यार, तू सुना, तू तो बड़ा बिजी हो गया है आजकल। हाँ यार, सही बोल रहा है। बस जिंदगी में कुछ बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा हूं। अंशुल हंसने लगा। बैलेंस, यह शब्द तेरे मुंह से सुनकर तो मैं शौक हूं। क्या बात है? कुछ नहीं यार, एक किताब पढ़ रहा था। उसी में लिखा था
कि हमेशा मोर बिगर फास्टर के पीछे भागने से बेटर है कि कुछ सस्टेनेबली जिया जाए। हम सही बात है। वैसे कौन सी किताब है? बी एक्सलेंट एट ए नी है। अच्छा, मैंने भी सुना है इसके बारे में। कैसा लग रहा है पढ़कर? अभी तो बस पहला लेसन पढ़ा, लेकिन ऑनेस्टली लग रहा है कि शायद मैंने कुछ चीजें गलत तरीके से की हैं। गलत नहीं रोहित, बस पर्सपेक्टिव बदलने की बात है। उस शाम दोनों ने घंटों बातें की। अंशुल ने बताया कि कैसे उसने पिछले साल अपनी जॉब क्विट की थी क्योंकि वह खुद भी बर्नआउट का शिकार हो गया था। उसने अब एक छोटे स्टार्टअप में काम करना शुरू किया था जहां वर्कलोड कम था और क्रिएटिविटी के लिए स्पेस ज्यादा था। रोहित को ऐसा लगा जैसे वह खुद को अंशुल की कहानी में देख रहा हो। उसने सोचा कि शायद उसे भी अपने लाइफ गोल्स को कुछ रिडिफाइन करना चाहिए। रात को सोने से पहले उसने एक डायरी निकाली। उसने उस पर लिखा, मैं अपनी वेल बीइंग को प्रायोरिटी दूंगा। 2, मैं हर हफ्ते कम से कम एक दिन सिर्फ अपने लिए रखूंगा। 3, मैं अपने रिलेशनशिप्स पर काम करूंगा। उसने डायरी बंद की। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन उसके दिमाग में किताब के अगले लेसन को पढ़ने की क्यूरियोसिटी थी। उसे लग रहा था कि यह जर्नी अभी शुरू हुई है और आगे पता नहीं यह किताब उसे कहाँ ले जाएगी। लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि यह जर्नी वर्थ इट होने वाली थी। सुबह रोहित की आंखें जल्दी खुल गई। उसके कमरे में हल्की ठंडक थी और बाहर से पक्षियों की आवाज आ रही। यह शायद लंबे समय बाद हुआ था कि उसने अलार्म से पहले उठकर खुद को रिलैक्स महसूस किया। उसने धीरे से उठकर अपना कॉफी का मग बनाया और बालकनी में खड़ा होकर बाहर का नजारा देखने लगा। किताब का पहला लेसन पढ़ने के बाद उसकी माइंडसेट में सटल सा चेंज आने लगा था। वो अब खुद को ज्यादा अवेयर महसूस कर रहा था। अचानक उसकी नजर टेबल पर भी उस किताब पर गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं आज यह किताब मुझे और क्या सिखाती है। किताब खोलते ही उसने दूसरा लेसन पढ़ा, द 4 कीज टू ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी। सबसे पहले इसमें लिखा था कि पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सीलेंस की शुरुआत बॉडी से होती है। हमारे फिजिकल हेल्थ का सीधा कनेक्शन हमारे प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस से है। प्रॉपर न्यूट्रिशन और रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है। उसने जोर से पढ़ा। रोहित को तुरंत अपने अनहेल्दी हैबिट्स याद आ गए। सुबह ब्रेकफास्ट करना तो उसने लगभग बंद ही कर दिया था। फास्ट फूड और कॉफी ही उसकी ऊर्जा का सोर्स बन गए थे। जिम की मेंबरशिप उसने एंथुसियास्टिकली कर ली थी। पीठ में दर्द रहता था और कभी कभी सिर दर्द भी शुरू हो जाता था। यह तो मैं ही हूं, उसने खुद से कहा। उसने किताब को बंद किया और सोचा कि अब एक्सक्यूज बंद करने का वक्त आ गया है। उसने आज ही सुबह जॉब पर जाने का प्लान बनाया। जॉगिंग शूज पहनकर वह पार्क चला गया। शुरुआत में हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसे मजा आने लगा। दौड़ते हुए उसने महसूस किया कि उसका दिमाग क्लियर हो रहा था। उसने सोचा शायद यही किताब का पहला पॉइंट था, अपनी बॉडी को रिचार्ज करना। वापस आकर उसने पहली बार खुद के लिए प्रॉपर ब्रेकफास्ट बनाया। उसने अपना फोन उठाया और गप पर हेल्थी मील्स ढूंढने लगा। वह जानता था कि यह चेंजेज ओवरनाइट नहीं होंगे, लेकिन एक शुरुआत तो हो ही गई थी। इमोशंस दूसरे पॉइंट में इमोशंस की बात थी। इसमें लिखा था कि इमोशनल रेसिलियंस बनाना उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल है। स्ट्रेस को मैनेज करना और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स मेंटेन करना हमारे ओवरऑल बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। रोहित ने यह पढ़कर अपनी लाइफ के उन स्ट्रेसफुल मोमेंट्स को याद किया जब उसने खुद को इमोशनली एग्जॉस्ट महसूस किया था। वह अक्सर अपना गुस्सा छोटी छोटी बातों पर निकाल देता था। कई बार उसने नोटिस किया था कि वह इरिटेशन में अपने कॉलीग से भी ठीक से बात नहीं करता। इमोशनल रेसिलियंस हमें, उसने सोचा। उसने किताब में आगे पढ़ा कि इमोशनल रेसिलियंस का मतलब है स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करना और उन रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देना जो हमें इमोशनली सपोर्ट करते हैं। उसे फिर अंशुल की वह बातें याद आई जो उसने कल रात की थी। उसने महसूस किया कि अंशुल से बात करने के बाद उसका स्ट्रेस कुछ कम हुआ था। उसने सोचा
शायद मुझे अपनी लाइफ में ऐसे और रिलेशनशिप्स की जरूरत है। उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया। माँ, कैसी हो आप? अरे रोहित, तूने कॉल किया। मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ माँ, बस सोचा आपसे बात कर लूँ। अच्छा किया बेटा, बहुत दिन हो गए तेरी आवाज सुने। सब ठीक तो है? हाँ माँ, सब ठीक है, बस कुछ काम ज्यादा था, पर अब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने महसूस किया कि माँ से बात करने के बाद उसका स्ट्रेस जैसे गायब हो गया था। उसने सोचा, अगर मैं रोज ऐसा करूं तो शायद मेरी इमोशनल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। माइंड तीसरे पॉइंट में माइंड की बात थी। माइंडफुल और फोकस को इन्हांस करना कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। रोहित ने किताब को पढ़ते हुए सोचा कि उसका माइंड कितना स्कैटर्ड रहता है। कभी ईमेल्स, कभी कॉल्स और कभी सोशल मीडिया। उसका ध्यान कभी एक जगह टिकता ही नहीं था। किताब में लिखा था कि हमें अपने माइंड को काम करने के लिए माइंडफुल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। माइंडफुल इसका मतलब है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, उसने खुद से कहा। उसने उसी वक्त यूट्यूब पर जाने का फैसला किया। उसे कुछ ऑकवर्ड फील हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी ब्रीदिंग पर फोकस किया, उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। मेडिटेशन के बाद उसने महसूस किया कि उसका माइंड कुछ क्लियर हो गया था। उसने एक नोटबुक निकाली और अपने दिन का प्लान बनाया। उसने अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डाला और अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स पर काम करना शुरू किया। फोकस करना इतना मुश्किल भी नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। स्पिरिट चौथे पॉइंट में स्पिरिट की बात थी। इसमें मीनिंगफुल कनेक्शंस और पर्पस की इंपॉर्टेंस बताई गई थी। रोहित ने यह पढ़कर पौंछ लिया। उसे लगा कि यही शायद सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। उसने सोचा, मेरे काम का पर्पस क्या है? मैं जो कर रहा हूं, क्या वह सच में मीनिंगफुल है? उसने महसूस किया कि उसका काम सिर्फ पैसों के लिए था। उसे इसमें कोई खास सेटिस्फैक्शन नहीं था। 3, मैं ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप्स में बिलीव करता हूं। इन वैल्यूज को पढ़कर उसने सोचा कि वह अपने काम में इन वैल्यूज को कैसे इंक्लूड कर सकता है। उसे याद आया कि ऑफिस में एक जूनियर अक्सर उसके पास गाइडेंस के लिए आता था। उसने सोचा कि अगर वह अपने जूनियर्स को मेंटर करे तो शायद उसे अपने काम में कुछ पर्पस मिलेगा। उसी दिन उसने अपने जूनियर सुमित को कॉल किया। सुमित, अगर तुम्हें कभी किसी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना, मैं हमेशा उपलब्ध हूं। सुमित ने खुशी से कहा। धन्यवाद सर, यह सुनकर अच्छा लगा। उस शाम रोहित ने महसूस किया कि उसने पहली बार अपने काम में सेटिस्फैक्शन महसूस किया था। उसने सोचा कि मीनिंगफुल कनेक्शंस और पर्पस बस ऐसे ही धीरे धीरे बनेंगे। रिफ्लेक्शन रात को सोते वक्त रोहित ने अपने दिन के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि किताब के इन 4 पॉइंट्स ने उसकी लाइफ में एक नई क्लैरिटी दी थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, 1, शरीर में अपनी शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा। 2, भावनाएं में सकारात्मक संबंध बनाए रखूंगा। 3, मन में मानसिक शांति प्रैक्टिस करूंगा। 4, स्पिरिट में अपने काम और रिलेशनशिप्स में पर्पस ढूंढूंगा। रोहित को लगा कि यह जर्नी अभी लंबी थी। उसने किताब को बेड साइड टेबल पर रखा और सोचा, कल पता नहीं है किताब मुझे क्या सिखाएगी, लेकिन एक बात वह जानता था, यह किताब उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही थी और वह इसके लिए रेडी था। सुबह का वक्त था, लेकिन आज रोहित अपनी किताब पढ़ने से पहले कुछ शांत महसूस कर रहा था। पिछले 2 दिनों में जो उसने सीखा था, उसका असर उसकी दिनचर्या में धीरे धीरे दिखने लगा था। वह सुबह जॉगिंग के लिए जाता, बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट करता और काम पर जाने से पहले 10 मिनट की माइंडफुल प्रैक्टिस जरूर करता। उसने महसूस किया कि उसकी एनर्जी लेवल्स पहले से बेहतर हो रही थी। आज उसकी एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी कुछ ज्यादा थी। उसने अपनी कॉफी का पहला सिप लिया और किताब खोली। अगले लेसन का नाम था ओसिन बिटवीन इंटेंस वर्क एंड रिकवरी। रोहित ने पहला पैराग्राफ पढ़ा। स्वर्ट्स और गोम्स ने लिखा था कि प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए जरूरी है कि हम इंटेंस फोकस और रिकवरी के बीच ओसिट करें। सीधे शब्दों में, हमें अपने काम को छोटे इंटेंस सत्रों में करना चाहिए जिनके बीच ब्रेक्स हो। यह मेथड हमारे नेचुरल एनर्जी रिदम्स के साथ अलाइन होती है, जिससे हम लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं।
सेंडार डॉगी की उसकी उलट वर्क रूटीन बिल्कुल इसके उलट थी। वह सुबह 9:00 बजे डेस्क पर बैठता और तब तक काम करता जब तक कि सिर दर्द न शुरू हो जाए या एग्जॉशन उसे मजबूर ना कर दे। लंच ब्रेक भी कभी कभी स्किप हो जाता था और शाम तक वह पूरी तरह ड्रेन महसूस करता था। लेकिन क्या सच में यह सही तरीका है? उसने खुद से पूछा। किताब में आगे लिखा था कि ह्यूमन बॉडी नेचुरली एनर्जी साइकिल्स में काम करती है। लगभग हर 90 मिनट में हमारा फोकस और एनर्जी पीक पर होती है और इसके बाद रिकवरी की जरूरत होती है। बिना ब्रेक्स के काम करने से न सिर्फ परफॉर्मेंस गिरती है बल्कि फटीग भी बढ़ता है। रोहित को लगा कि इसे आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। उसने आज का दिन इस टेक्निक को टेस्ट करने के लिए चुना। सुबह ऑफिस पहुंचकर उसने अपना स्केड्यूल सेट किया। उसने सोचा कि वह 90 मिनट तक अनइंटरप्टेड काम करेगा और फिर 15 मिनट का ब्रेक लेगा। उसने अपने फोन पर टाइमर सेट किया और अपनी पहली टास्क लिस्ट पर ध्यान लगाया। पहले 90 मिनट में उसने सरप्राइजिंगली बहुत प्रोडक्टिव महसूस किया। उसने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं ली, ना ही ईमेल्स चेक किए, सिर्फ टास्क पर फोकस किया। जब टाइमर ने बीप किया तो उसने पहली बार कॉन्शियसली खुद को काम से ब्रेक लेने दिया। ब्रेक के दौरान उसने बल्क में जाकर कुछ स्ट्रेच किया और कुछ पानी पिया। उसने सोचा कि इस तरह का छोटा ब्रेक लेना कितना रिफ्रेशिंग है। उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में स्पष्टता थी और अब वह अगले कार्य के लिए तैयार था। दोपहर तक उसने यह पैटर्न फॉलो किया, हर गहन कार्य सत्र के बाद एक छोटा ब्रेक। लेकिन सबसे बड़ा फर्क लंच टाइम पर आया। आमतौर पर लंच उसके लिए बस एक और काम जैसा होता था, जल्दी खाना फिर वापस काम पर लग जाना। लेकिन आज उसने अपनी प्लेट लेकर आराम से बैठकर खाना खाया। बिना किसी अर्जेंसी के उसने पहली बार खाने का स्वाद महसूस किया और अपने कॉलीग से कैजुअली बात की। शाम को जब उसका दिन खत्म हुआ तो उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। वह फिजिकली और मेंटली थका हुआ था लेकिन ड्रेन्ड नहीं। उसने सोचा यह तरीका तो सच में काम करता है। घर लौटकर उसने अपने रूटीन के बारे में सोचा। वह हमेशा समझता था कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है बिना रुके लगातार काम करना, लेकिन यह नया तरीका उसके लिए एक रेवलेशन था। उसने खुद से वादा किया कि अब से वह अपनी एनर्जी रिदम्स को रिस्पेक्ट करेगा। उसे अचानक पिछले महीने का वह दिन याद आया जब एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के डेडलाइन पर काम करते हुए उसने 12 घंटे बिना किसी प्रॉपर ब्रेक के बिताए थे। उस दिन उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। उसने महसूस किया कि अगर उस दिन उसने यह ऑसिन टेक्निक अपनाई होती तो शायद काम समय पर और बेहतर तरीके से हो जाता। रात को सोने से पहले उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, एक इंटेंस फोकस और रिकवरी के बीच बैलेंस जरूरी है। 2 ब्रेक्स प्रोडक्टिविटी को। वह हमेशा वीकेंड पर इतना सारा काम भर लेता था कि संडे रात तक उसे सिर्फ एग्जॉशन ही महसूस होती थी। उसने सोचा कि अब वीकेंड पर भी वह ब्रेक्स और इंटेंस फोकस के बीच बैलेंस बनाएगा। शनिवार की सुबह उसने अपने घर की सफाई का प्लान बनाया। पहले 90 मिनट उसने घर के एक हिस्से की सफाई पर फोकस किया। जब टाइमर बजा तो उसने ब्रूम नीचे रखा और बल्कन में जाकर एक कप ग्रीन टी बनाई। उसने महसूस किया कि यह छोटा सा ब्रेक उसे कितना रिलैक्स कर रहा था। फिर उसने अगले 90 मिनट में किचन ऑर्गेनाइज किया। इस प्रोसेस ने उसे न सिर्फ काम को एफिशिएंटली कंप्लीट करने में मदद की, बल्कि उसने पहली बार वीकेंड पर काम करते हुए खुद को एंजॉय करते हुए पाया। शाम को उसने खुद को एक ट्रीट दी। उसने अपनी फेवरेट बुक निकाली और सोफा पर आराम से बैठकर पढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि इन स्मॉल ब्रेक्स और इंटेंशनल फोकस ने उसे न सिर्फ फिजिकली बल्कि इमोशनली भी रिचार्ज किया था। रोहित को अब यह समझ आने लगा था कि यह सिर्फ काम का तरीका नहीं था बल्कि एक फिलॉसफी थी। उसने सोचा कि यह टेक्निक उसकी बाकी है बिट्स में भी अप्लाई हो सकती है। उसने धीरे धीरे अपनी हॉबीज पर भी फोकस करना शुरू किया। वह हमेशा गिटार सीखना चाहता था, लेकिन समय की कमी के चलते यह प्लान बार बार टल जाता था। अब उसने तय किया कि वह हर वीकेंड 90 मिनट अपनी गिटार प्रैक्टिस को डेडिकेट करेगा और बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लेकर खुद को रिचार्ज करेगा। रोहित के दोस्तों को भी उसके इस ट्रांसफॉर्मेशन पर कुछ अचरज हुआ। अंशुल ने एक दिन उससे पूछा, यार
तू इतना काम कैसे दिख रहा है आजकल, पहले तो हमेशा स्ट्रेस्ड रहता था। रोहित मुस्कुराया। बस एक किताब पढ़ रहा हूं, उसमें कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो सच में काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी किताब? बी एक्सलेंट एट एनीथिंग। और यह उसिन वाली बात क्या है? सिंपल है, इंटेंस फोकस और प्रॉपर ब्रेक्स के बीच बैलेंस। पहले मैं सोचता था कि जितना ज्यादा काम कर लो उतना अच्छा, लेकिन अब समझ आया कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है। अंशुल ने कहा, इंटरेस्टिंग, शायद मुझे भी यह ट्राई करना चाहिए। उस दिन रोहित ने महसूस किया कि वह सिर्फ अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर रहा था, बल्कि इनडायरेक्टली दूसरों को भी इंस्पायर कर रहा था। उसने खुद से वादा किया कि वह इस टेक्निक को धीरे धीरे और रिफाइन करेगा। रात को उसने अपनी किताब का अगला लेसन पढ़ने की सोची, लेकिन फिर उसने खुद को रोका। उसने सोचा, रिकवरी का वक्त है, कल पढ़ूंगा। उसने अपनी किताब बेड साइड टेबल पर रखी और लाइट्स बंद कर दी। कमरे में अजीब सी शांति थी, लेकिन रोहित के अंदर एक नई ऊर्जा और क्लैरिटी थी। सुबह रोहित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी सुबह अब पहले जैसी कैटिक नहीं रहती थी। एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन ने उसकी लाइफ में कामनेस ला दी थी। उसने जॉगिंग से लौटकर नाश्ता किया, अपनी किताब के कुछ पन्ने पलटे और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ऑफिस पहुंचते ही उसने महसूस किया कि माहौल कुछ तनावपूर्ण था। मीटिंग रूम से तेज आवाजें आ रही थीं और कई लोग सिर झुकाए अपने डेस्क पर काम में जुटे थे। रोहित ने अनजाने में अपना माथा सिकोड़ना था कि यह एनर्जी ड्रेनिंग माहौल प्रोडक्टिविटी के लिए ठीक नहीं था। अपने केबिन में बैठकर उसने किताब का अगला लेसन पढ़ने का फैसला किया। द रोल ऑफ लीडरशिप इन एनर्जी मैनेजमेंट किताब में लिखा था कि इफेक्टिव लीडर्स का रोल सिर्फ काम को सुपरवाइज करना नहीं होता, बल्कि अपनी टीम की एनर्जी को मैनेज करना भी होता है। स्वर्ट्स और गोम्स ने लिखा था कि लीडर्स को खुद स्वस्थ व्यवहार अपनाने चाहिए, जैसे कि ब्रेक्स लेना, शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना और काम जीवन संतुलन को प्रोत्साहित करना। हम नेताओं का असर इतना बड़ा हो सकता है। रोहित ने सोचा कि किताब के अगले पैराग्राफ में एक लाइन ने उसे झक छोड़ दिया। एक टीम का प्रतिबिंब उसके नेता की ऊर्जा और व्यवहार का होता है। यह पढ़ते ही रोहित का ध्यान अपने मैनेजर विनीत सर की तरफ गया। वह एक ब्रिलियंट व्यक्ति थे, लेकिन उनका वर्क स्टाइल बहुत रिच था। सुबह 9 बजे से लेकर देर रात तक वह बिना रुके काम करते। कोई भी उनसे बातचीत करने से डरता था, क्योंकि वह हमेशा स्ट्रेस में दिखते थे। उनके एटीट्यूड का असर टीम पर भी साफ दिखता था। सभी एम्प्लॉयज डिमोटिवेट और एग्जॉस्ट रहते थे। शायद यही वजह है कि हमारी टीम इतनी बर्ट आउट रहती है, रोहित ने सोचा। उसने किताब में आगे पढ़ा कि एक लीडर अगर खुद हेल्थी है, बिट्स अडॉप्ट करे, तो टीम पर उसका पॉजिटिव असर होता है। लीडर्स को ब्रेक्स लेने, टीम को इनकरेज करने और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत होती है। उस दिन रोहित ने ठान लिया कि वह खुद इस अप्रोच को अडॉप्ट करेगा, भले ही वह अभी टीम लीड नहीं कर रहा था। उसने सोचा, लीडरशिप सिर्फ पोजीशन से नहीं, एटीट्यूड से होती है। उसने उसी वक्त अपनी टीम के कुछ कॉलीग से बात की। यार, क्यों ना हम लंच टाइम पर कुछ बाहर वॉक पर चलें? उसने कैजुअली पूछा। पहले तो सबने मना किया, अरे इतना काम पड़ा है, समय कहाँ है, एक कॉलीग ने कहा। लेकिन रोहित ने इंसिस्ट किया, बस 10 से 15 मिनट की बात है, वैसे ही लगातार काम करके कोई फायदा नहीं होगा। कुछ फ्रेश होकर आएंगे तो काम जल्दी होगा। आखिरकार 4 लोग तैयार हो गए, सभी ऑफिस के पास वाले। मुझे लगा था कि समय बर्बाद होगा, लेकिन मुझे सच में फर्क महसूस हो रहा है, रोहित ने मुस्कुरा कर कहा। शायद यही किताब का असर है। उसने महसूस किया है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ बड़े बड़े डिसीजंस लेना नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे जचर से भी माहौल बदला जा सकता है। अगले दिन एक और मौका आया। उनकी टीम पर एक अर्जेंट प्रोजेक्ट का दबाव था। विनीत सर ने सुबह ही कह दिया था कि काम आज किसी भी हाल में पूरा होना चाहिए। पूरे दिन टीम पर स्ट्रेस बना रहा, लेकिन रोहित ने खुद को कालम रखा। जब दोपहर के बाद टीम के कुछ मेंबर्स विजिबली थके हुए दिखने लगे, तो रोहित ने सॉफ्टली कहा, चलो 10 मिनट के लिए सब लोग ब्रेक ले, चाय कॉफी पीते हैं और कुछ देर बातें करते हैं। पहले तो सबने मना किया, नहीं यार, टाइम नहीं है, किसी ने कहा। लेकिन रोहित ने समझाया, अगर हम ऐसे ही काम करते रहेंगे तो
परफॉर्मेंस गिर जाएगी। 10 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ेगा, ट्रस्ट मी। धीरे धीरे सब मान गए। ब्रेक के दौरान रोहित ने माहौल हल्का करने के लिए एक मजेदार किस्सा सुनाया। सब लोग हंसने लगे और एक पल के लिए स्ट्रेस गायब हो गया। जब टीम वापस काम पर लौटी तो सभी की एनर्जी नोटिसेबली बेहतर थी। शाम को जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो विनीत सर ने टीम की तारीफ की। गुड जॉब एवरीवन, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस लेवल ऑफ फोकस अंडर प्रेशर, उन्होंने कहा। रोहित ने मन ही मन सोचा, शायद ब्रेक लेने और एनर्जी मैनेज करने का यही असर है। उसने यह भी नोटिस किया कि विनीत सर की रिजिड बिहेवियर का असर टीम पर कितना गहरा था। उसे लगा कि अगर लीडर्स खुद अपने वर्क स्टाइल में बदलाव लाएं तो टीम का परफॉर्मेंस कितना बेहतर हो सकता है। अगले कुछ दिनों में रोहित ने लीडरशिप के इन प्रिंसिपल्स को और एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि एक अच्छा लीडर सिर्फ काम का प्रेशर नहीं डालता, बल्कि अपने टीम मेंबर्स की वेल बीइंग का भी ख्याल रखता है। एक दिन उसने अपनी टीम के जूनियर सुमित को देखा। वह चुपचाप अपने डेस्क पर बैठा था और काफी स्ट्रेस्ड लग रहा था। रोहित उसके पास गया। क्या हुआ सुमित, सब ठीक तो है? सुमित ने सिर उठाकर कहा, सर बस काम कुछ ज्यादा है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैनेज करूं। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं। काम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करो। पहले 90 मिनट सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस करो और फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। इससे न सिर्फ तुम्हारा काम जल्दी होगा, बल्कि तुम स्ट्रेस फ्री भी महसूस करोगे। सुमित ने यह टेक्निक अपनाई और कुछ ही दिनों में उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगा। रोहित को इस बात से खुशी हुई कि उसने लीडरशिप के प्रिंसिपल्स को अपने स्तर पर लागू किया था। उसने महसूस किया कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर और अथॉरिटी नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन और सपोर्ट है। एक दिन विनीत सर ने खुद रोहित को बुलाया। रोहित, मैंने नोटिस किया है कि पिछले कुछ दिनों में टीम का माहौल कुछ बदल गया है। लोग ज्यादा मोटिवेटेड लग रहे हैं। तुम कुछ अलग कर रहे हो क्या? रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर मैंने बस छोटी छोटी चीजें ट्राई की हैं, जैसे ब्रेक लेना, कैजुअल कन्वर्सेशन करना, और हाँ, मैंने स्वर्ट्स और गोम्स की एक किताब पढ़ी है जिसमें एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। विनीत सर ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, मुझे भी बताओ इसके बारे में, शायद मैं भी कुछ सीख सकूं। रोहित को पहली बार लगा कि उसकी कोशिशें रंग ला रही थी। उसने सोचा, शायद लीडरशिप के यह प्रिंसिपल्स सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि पूरे ऑफिस के कल्चर को बदल सकते हैं। उस रात उसने किताब के अगले लेसन के बारे में पढ़ने का सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि रिकवरी भी उतनी ही जरूरी है। उसने किताब को बंद किया, अपनी डायरी में आज के दिन की पॉजिटिव चीजें लिखी और सोने चला गया। उसे पता था कि यह जर्नी अभी लंबी थी और आगे और भी सीखने को मिलेगा। रोहित ऑफिस में बैठा अपनी अगली मीटिंग का इंतजार कर रहा था। पिछले कुछ हफ्तों में उसने स्वर्ट्स और गोमेज की किताब से बहुत कुछ सीखा था। उसने महसूस किया था कि प्रोडक्टिविटी और एनर्जी मैनेजमेंट सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं, बल्कि वर्क प्लेस कल्चर में भी गहरा असर डालते हैं। आज भी अपनी मीटिंग से पहले उसने किताब के अगले लेसन को पढ़ने का सोचा। उसने जैसे ही किताब खोली, उसकी नजर अगले अध्याय पर गई। बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स एट वर्क किताब में पहली लाइन ने ही उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एट वर्क आर जस्ट नाइस टू है, बट दे आर एसेंशियल फॉर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। रोहित कुछ रुककर सोचने लगा। ऑफिस में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, उसने हमेशा माना था कि ऑफिस का माहौल प्रोफेशनल रहना चाहिए और ज्यादा पर्सनल कनेक्शंस काम में डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं। लेकिन किताब ने इसे बिल्कुल उलट बात कही। आगे लिखा था कि जब लोग अपने कॉलीग और लीडर्स के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो ट्रस्ट और कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। इससे न सिर्फ इंगेजमेंट लेवल बढ़ता है, बल्कि काम का माहौल भी हल्का और पॉजिटिव बनता है। रोहित ने सोचा कि क्या उसके खुद के ऑफिस में ऐसा कोई एनवायरनमेंट है। जवाब था शायद नहीं। विनीत सर के रिजिड लीडरशिप स्टाइल और हाई प्रेशर एनवायरनमेंट ने ऑफिस को काफी ट्रांजैक्शनल बना दिया था। लोग सिर्फ काम की बात करते और उसके बाद अपने अपने डेस्क पर लौट जाते। कोई हंसी मजाक, कोई फ्रेंडली बातचीत नहीं होती थी। लेकिन यह बदल सकता है, रोहित ने खुद से कहा। उसी वक्त मीटिंग शुरू होने का समय हो गया।
सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आए, लेकिन माहौल यूजुअल था, कुछ टेंस और फॉर्मल। रोहित ने देखा कि टीम के लोग बस काम की बातें कर रहे थे और कोई भी एक दूसरे से कैजुअली इंटरेक्ट नहीं कर रहा था। उसने सोचा कि शायद यहीं से शुरुआत की जा सकती है। मीटिंग खत्म होने के बाद रोहित ने कैजुअली अपनी टीम से कहा, चलो यार, आज लंच एक साथ करते हैं। पहले तो सबने कुछ हिचकिचाया, इतना काम पड़ा है, रोहित ने कहा। अभी टाइम नहीं है, एक कॉलीग ने कहा, लेकिन रोहित ने इंसिस्ट किया, बस 30 मिनट की बात है। वैसे भी साथ में खाना खाएंगे तो शायद काम की भी कुछ नई स्ट्रेटजी निकल आए। कुछ पर्सवेजन के बाद 4-5 लोग तैयार हो गए। सबने कैंटीन में एक टेबल शेयर की। शुरुआत में बातचीत कुछ ऑकवर्ड थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल हल्का होने लगा। किसी ने मजाक में कहा, यार, रोज का प्रेशर हमें कितना खामोश कर देता है, आज तो लगता है सच में सांस ले रहे हैं। रोहित ने यह सुनकर हल्के से मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि एक छोटी सी कोशिश से माहौल कितना बदल सकता है। लंच के बाद टीम के कई लोग विजिबली रिलैक्स थे। एक कॉलीग नेहा ने रोहित से कहा, थैंक्स यार, यह आइडिया अच्छा था। मुझे नहीं पता था कि ऑफिस में कुछ कैजुअल होकर भी काम बेहतर हो सकता है। उस शाम रोहित ने अपनी किताब फिर से खोली और अगले हिस्से पर ध्यान दिया। स्वर्ट्स और गोमेज ने लिखा था कि लीडर्स को जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना चाहिए अपने टीम मेंबर्स की वेल बीइंग में। इसका मतलब सिर्फ फॉर्मल चेक इन्स नहीं, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहां लोग फ्रीली अपनी बातें रख सके। कैसे किया जाए, यह रोहित ने खुद से पूछा। अगले कुछ दिनों में उसने अपनी टीम के साथ स्टेप्स लेना शुरू किया। वह हर दिन किसी एक टीममेट के पास जाकर कैजुअली बातचीत करता। वह सिर्फ काम की नहीं, बल्कि उनके पर्सनल इंटरेस्ट, हॉबीज और चैलेंज के बारे में पूछता। नेहा, तुम्हें वीकेंड्स पर क्या करना पसंद है, उसने एक दिन पूछा। नेहा ने कुछ है रानी से देखा, अरे मुझे पेंटिंग पसंद है, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, तुम पेंट करती हो, कभी हमें भी दिखाना अपने पेंटिंग्स, शायद ऑफिस में एक छोटा आर्ट शो कर सकते हैं, रोहित ने कहा। नेहा यह सुनकर मुस्कुराई। उसे लगा कि कोई सच में उसकी इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दे रहा था। धीरे धीरे रोहित की छोटी छोटी बातचीत ने ऑफिस में सटल बदलाव लाना शुरू कर दिया। टीम के लोग अब आपस में ज्यादा इंटरेक्ट करने लगे, ब्रेक टाइम्स पर जोक सुनाई देने लगे और एक पॉजिटिविटी का माहौल बनने लगा। एक दिन रोहित ने देखा कि सुमित, जो हमेशा इंट्रोवर्टेड रहता था, ने खुद इनिशिएटिव लेकर नेहा से एक प्रोजेक्ट की सलाह मांगी। यह देखकर रोहित को सच में खुशी हुई। उसने महसूस किया कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स का असर काम की क्वालिटी पर भी दिखने लगा था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब हुआ जब विनीत सर ने एक दिन टीम मीटिंग के दौरान पूछा, रोहित, मैंने नोटिस किया है कि पिछले कुछ हफ्तों में टीम ज्यादा कोलैबोरेटिव और मोटिवेटेड लग रही है। तुम क्या अलग कर रहे हो? रोहित ने विनीत सर को स्वर्ट्स और गोमेज की किताब के बारे में बताया। अगर लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं तो काम भी बेहतर होता है। विनीत सर ने ध्यान से सुना और कहा, इंटरेस्टिंग, शायद हमें पूरे ऑफिस में इसे अप्लाई करना चाहिए। रोहित के लिए यह एक बड़ी बात थी। उसने महसूस किया कि एक छोटी सी शुरुआत ने कैसे पूरे ऑफिस के कल्चर को इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया था। उस शाम जब वह घर लौटा, उसने अपने लैपटॉप पर कुछ नोट्स बनाए। एक गिनन इंटरेस्ट दिखाना ही मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स का पहला कदम है। दो ट्रस्ट और ओपन कम्युनिकेशन सिर्फ काम को नहीं, बल्कि मोराल को भी इम्प्रूव करते हैं। टीम एक पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर तभी बनता है जब हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करे। उसे अब इस बात का इंतजार था कि अगले दिन वह इस लेसन को और गहराई से एक्सप्लोर करेगा। उसने महसूस किया कि स्वर्ट्स और गोमेज की बातें सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं थी, बल्कि रियल लाइफ में इन्हें अपनाने से सच में फर्क आता था। तो फ्रेंड्स, कहानी खत्म हुई है, पर इसके अर्थ अभी बाकी हैं। अगर यह यात्रा आपके लिए कुछ मायने रखती है तो ऑडियो बुक गैंग से जुड़िए। हर सप्ताह एक नई सोच, एक नया अनुभव आपका इंतजार करता है। हम फिर लौटेंगे शब्दों की नई बारात लेकर। जय हो।